हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज का सेशन हमारा इकॉनमी वीकली के रिगार्डिंग है, जहां पर हम पिछले एक वीक यानी कि 4 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से टॉपिक्स हैं, उनको हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप अपने सामने ये टॉपिक्स पढ़ भी सकते हो। तो इन सभी टॉपिक्स को आज हम अंडरस्टैंड करेंगे, इनका मीनिंग क्या होता है, आखिर ये क्यों न्यूज़ में है, एंड जो भी टर्मिनोलॉजीज इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगी उसको भी हम यहाँ पे साथ में डिस्कस करते रहेंगे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो बच्चे सी सेट को अपने बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमारा सी सेट का बैच भी स्टार्ट हो चुका है। इस सी सेट बैच के अंदर आपको हर एक सी सेट का कंपोनेंट, चाहे वो क्वांट हो, रीजनिंग हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, हर एक चीज़ यहाँ पे कवर होगी। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर डीपीपीस, उसके अलावा आपके सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, हर एक चीज़ इसमें कवर्ड है, ताकि आपको कोई भी परेशानी यहाँ पे ना आए। राइट। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर कोर्स का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो वहां पर जाकर आप इसके अंदर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे वो टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें समझना है वो है एड वोलेरम ड्यूटी के कॉन्टेक्स्ट में। आप लोग कंटिन्यूसली सुन ही रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। राइट। 25% टैरिफ प्लस साथ ही साथ 25% एक्स्ट्रा टैरिफ, क्योंकि हम भारत जो है वो इंपोर्ट करवाता है रशियन ऑयल। तो इस तरह से उन्होंने 50% यहाँ पे टैरिफ लगा रहे हैं। ठीक है, कुछ आने वाले दिनों में कुछ एप्लीकेबल हो जाएंगे। पर एक जो वर्ड यहाँ पे आपको लोगों को न्यूज़पेपर्स में देखने को मिला होगा, वो होगा ये एड वोलेरम का। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका मतलब क्या है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, उससे ना आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी। आप इस बात को समझना। लेट्स से मैंने बोला कि किसी वस्तु की कीमत है 100 रुपए। ठीक है। अब इसके ऊपर ना आप लेट्स से 25% टैरिफ लगा रहे हो। कितना? 25%। ठीक है। अब वो कितना बन जाएगा? आप कैसे निकालते हो सर? 25% ऑफ 100 है ना, वो 25 रुपए हो जाएगा। यानी कि इसके ऊपर टैरिफ लगा 25 रुपए, तो आपकी कीमत कितनी हो जाएगी? 125, है ना। 100 की तो वस्तु ही थी, 25% टैरिफ लग गया, मतलब 25 रुपए उसकी कीमत और बढ़ जाएगी, तो अब उसकी कीमत हो जाएगी 125 रुपए। तो एक्चुअल में ना यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे हो कि ये मैंने क्या लगाया, ये जो टैरिफ लगाया ना, इट इज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ द गुड। मानते हो इस बात को? ये 25% क्या था? 100 रुपए उसकी वैल्यू थी, उसका एक सर्टेन परसेंटेज मैंने लगाया। जब हम टैरिफ इस तरह से लगाते हैं, व्हेन टैरिफ इज अ स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड, उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं एड वेलोरम ड्यूटी या एड वेलोरम टैक्स, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है। तो यहां पर ड्यूटी कैसे लगी है? आपकी वस्तु की वैल्यू के बेसिस के ऊपर वो लगी है। अगर कल को लेट से इसकी वस्तु की वैल्यू लेट से 200 रुपया होती, तो 200 का 25% लगता, 200 का 25% मतलब 50 रुपए, फिर उसकी कीमत 250 रुपए हो जाती। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये नंबर डिपेंडेंट किसके ऊपर है, कितना टैरिफ लगेगा? वैल्यू ऑफ द गुड के ऊपर। इसको हम बोलेंगे एड वेलोरम ड्यूटी। ठीक है। अब इसी तरह से एक और टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ड्यूटी। स्पेसिफिक ड्यूटी में ना हम जो ड्यूटी लगेगी वो फिक्स लगती है। मैं आपको समझाता हूं। मैंने बोल दिया कि ये एक कोई वस्तु है, वो जितने की मर्जी वस्तु है, उसके ऊपर ड्यूटी 10 रुपए लगेगी एग्जाम्पल के लिए। तो मान लेते हैं प्रोडक्ट 50 रुपए का था, तो बस यहाँ पे परसेंटेज की कहीं वैल्यू नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे सीधा एक फिक्स्ड अमाउंट की। मैंने बोला 10 रुपया उसके ऊपर ड्यूटी लगनी है, बात खत्म। तो अगर 50 रुपए की वस्तु हुई तो 10 रुपए की ड्यूटी लग के उसकी वैल्यू हो जाएगी 60 रुपए। लेट से अगर वो वस्तु 100 रुपए की होती, तब कितना ड्यूटी लगती? मैंने बोला ना ड्यूटी यहाँ फिक्स है, तो 10 रुपए ही होगी। तो उस केस में उसकी दाम कितना हो जाएगा? 110 रुपए। तो फर्क पता क्या है? एड वलोरम ड्यूटी के अंदर हम एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड जो होता है, उसको हम यहाँ पे टैक्स लगाते हैं, ड्यूटी लगाते हैं। मेरे स्पेसिफिक ड्यूटी के अंदर क्या होता है? आपका एक फिक्स्ड अमाउंट आपका ड्यूटी पे लगाया जाता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द गुड। गॉट द पॉइंट? अब आप लोग मुझे बताओ कि जो डोनाल्ड ट्रंप लगा रहे हैं वो कौन सा है? इज इट एड वेलोरम और इज इट स्पेसिफिक ड्यूटी? द आंसर इज सिंपल। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 25% लगेगा, तो परसेंटेज की जब बात होगी, परसेंटेज किसका? वैल्यू ऑफ गुड का। तो भाई वो क्या बन जाएगा? वो एड वेलोरम ड्यूटी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर कोई एग्जांपल्स हैं इंडिया में जहां पर हम नोटिस करने को देखते हैं कि जहां पे स्पेसिफिक ड्यूटी
या एड वैलोरम ड्यूटी लगती है? आंसर इज यस, देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स जहां पर हमें इस तरह से देखने को मिलता है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझा देता हूं, वहां से आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। आप लोगों ने तेल देखा अपने आसपास, जो आप डीजल पेट्रोल वगैरह खरीदते हो, वो सब देखा होगा। उसका प्राइस पता कैसे कैलकुलेट होता है? उसमें भी दोनों का एप्लीकेशन मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो ना एक होता है तेल का बेस प्राइस। मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। लेट्स से तेल का बेस प्राइस है 45 रुपए, कितने का है? ठीक है, जो आपका कॉस्ट होती है वो इतने की है, लेट्स से एग्जांपल, ठीक है। फिर बीच में ना कमीशन आ जाता है, कमीशन। कमीशन लेट्स से आपका जो भी डीलर वगैरह होगा उन सबका कमीशन आ जाएगा। लेट्स से वो 5 रुपए आ गया या 4 रुपए आ गया मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद पता क्या होता है? इसके बाद हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूटी लगाती है। इसको हम बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी है, पर ये एक तरह की पता क्या है? दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्पेसिफिक ड्यूटी। स्पेसिफिक मतलब जैसे मैंने आपको भी बताया था, एक स्पेसिफिक एक फिक्स्ड अमाउंट यहाँ पे लगेगा। लेट से वो सरकार लेट से 20 रुपए लगाती है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। ये क्या है? दिस अमाउंट इज फिक्स्ड। हर 1 लीटर तेल के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट 20 रुपए की ड्यूटी लेगी, बात खत्म, ठीक है। अब आप यहाँ पे नोटिस करना, ये जितनी वैल्यू आई, जैसे फॉर एग्जाम्पल कितनी वैल्यू बनी है? 45 + 4 49 + 20, ये वैल्यू बनी अभी तक 69। ये जो वैल्यू आई ना, इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट पता क्या लगाती है? स्टेट गवर्नमेंट लगाता है एड वेलोरम ड्यूटी। हर एक स्टेट में अलग अलग होता है, पर जैसा मैंने कहा था, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा वैल्यू के ऊपर। तो 69 रुपीज हुआ। मान लेते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने इसका 25% यहाँ पे एड वेलोरम के ऊपर लिया, वैट आप जिसको बोल सकते हो। तो 69 का 25 कितना परसेंट कितना होता है? यहाँ पर है 17.25%। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि इन दी एंड इसका दाम कितना बन जाएगा? 69 + 17, ये बन जाएगा 86.25 रुपीज। आर यू गेटिंग? इस तरह से ये चीजें, इसका दाम आपको देखने को मिल जाता है। तो आपने नोटिस किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फिक्स्ड अमाउंट चार्ज किया पर लीटर। 1 लीटर तेल के ऊपर 20 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, तो वो क्या है? स्पेसिफिक ड्यूटी। पर स्टेट गवर्नमेंट का कितना परसेंटेज फिक्स है? 25%। तो 69 के ऊपर ये कल कुछ और वैल्यू होती, उसका 25% ले लेते, तो वो क्या हो जाएगा? एड वैलोरम ड्यूटी। तो इस तरह से आपको नोटिस करने को मिलेगा द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक ड्यूटी एंड द एड वैलोरम। तो बस ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, ये डेफिनेटली एक एड वैलोरम ड्यूटी ही है, वो मैंने आपको समझा दिया। एंड इस तरह से एड वैलोरम जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मीनिंग है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, ठीक है ना। तो इसका अपोजिट क्या होता है? इसका अपोजिट होता है स्पेसिफिक ड्यूटी। स्पेसिफिक ड्यूटी मॉनेटरी वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं होता, वो क्वांटिटी या वेट ऑफ द गुड्स के ऊपर यहाँ पे डिपेंडेंट होता है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको क्लियर होनी चाहिए। बाकी एड वैलोरम ड्यूटी इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू। वैल्यू ज्यादा होगी, ज्यादा आपको टैक्स लगेगा। परसेंटेज फिक्स होगा, पर वैल्यू ज्यादा होगी तो ज्यादा इन दी एंड अल्टीमेट वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। प्लस एट द सेम टाइम जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती रहेगी, जैसे महंगाई की वजह से, मार्केट कंडीशन की वजह से, तो कहीं ना कहीं टैरिफ भी अकॉर्डिंगली उसका बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। तो ग्लोबली दुनिया भर में भी इस तरह से टैरिफ को कैलकुलेट करने के लिए एड वैलोरम ड्यूटी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात होगी हमारी एड वैलोरम ड्यूटी की। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज योर नेशनल हैंडलूम डे। थोड़ा इसको समझते हैं। देखो, आप लोगों ने ना अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की बुक्स पढ़ी होंगी। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट भारत में स्टार्ट हुई थी, राइट। एंड उस मूवमेंट में बात ये हुई थी कि किस तरह से हमें फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करना है, देश के अंदर जो हैंडलूम वीवर्स हैं उनको हमें यहाँ पे एम्पावर करना है, राइट। तो 1905 में आपको ये मूवमेंट देखने को मिलती है। अब इसी दिन को हम लोग नेशनल हैंडलूम डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि हर साल 7 अगस्त को हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार भारत ने 11वां नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया ऑन 7 अगस्त 2025। एंड यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, यहाँ पर हार्ट ऑन व्हील्स जो इनिशिएटिव है उसको भी यहाँ पे हमने लॉन्च किया। तो ये जो इनिशिएटिव है ना, ये 2015 में यहाँ पे इस तरह से ओरिजिनेट हुआ था, स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर हम अपने आर्टिसंस किस तरह से वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सस्टेनेबल लोकली मेड प्रोडक्ट्स, उनको हम यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। तो इस बार की अगर हम बात करें 2025 के नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेशन की, तो इसका थीम था वीविंग इनोवेशन इनटू द ट्रेडिशन। एंड साथ ही साथ यहाँ पर भारत मंडपम में जो आपका इवेंट था, वहाँ पर प्रेसिडेंट जी ने 5 संत कबीर अवार्ड्स दिए, 19 नेशनल अवार्ड्स दिए, जिन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे काम किया है इस कॉन्टेक्स्ट में।
प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर एक हैकाथॉन भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, राइट, ताकि हम अपने ट्रेडिशनल टेक्निक्स को प्रिजर्व करें प्लस उनको एक तरह से मॉडर्नाइज भी करें। तो इट शुड बी अ मिक्सचर। तो लोगों को भी, युवाओं को भी हम यहाँ पे लेकर आना चाहते हैं इस फील्ड के अंदर, प्लस हम अपनी ट्रेडिशनल टेक्निक को भी बचा के रखना चाहते हैं। तो दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए हैकाथॉन हुआ, जिसका थीम था ड्रीम इट डू इट। फोकस रहा माई हैंडलूम, माई प्रोडाइट, माई प्रोडक्ट, माई प्राइड, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर। एंड उस माध्यम से हम एम्पावर करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। जो इस बार आपका इनिशिएटिव लॉन्च हुआ इस पर्टिकुलर डे के ऊपर, वो था हार्ट ऑन व्हील्स। हार्ट आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना, कई बार गांव वगैरह के अंदर आप लोगों ने हार्ट वगैरह अटेंड करी होगी। इट्स काइंड ऑफ अ विलेज मार्केट ओनली, ठीक है ना। तो यहाँ पर ना हमने क्या कोशिश करी कि हम अपने आर्टिसंस को हम डायरेक्टली अर्बन कंज्यूमर के साथ यहाँ पे कनेक्ट करें। जैसे लेट से कोई एक पर्सन हो सकता है, वो अमेजोन के थ्रू भी अपना कोई आर्ट अपना सेल कर सकता है, ठीक है ना। तो हम एक्चुअली वोकल फॉर लोकल प्रमोट कर रहे हैं। एंड एक तरह से जो आर्टिसन और मार्केट के बीच में एक तरह से गैप था, उसको हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का ही ये आपको मार्केट प्लेस मॉडल आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आर्टिसंस डायरेक्टली अर्बन कंज्यूमर के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज इंडिया इमर्जेज एज वर्ल्ड्स फिफ्थ बिगेस्ट एविएशन मार्केट। उसको समझने से पहले ना आपको IATA के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज IATA? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ये एक ऐसी बॉडी है जो आपकी पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री के रिगार्डिंग काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल एयरलाइन इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करना, उसको लीड करना, उसको सर्व करना, अलग अलग दुनिया भर में एयरलाइंस होती हैं, उनके स्टैंडर्ड्स वगैरह डेवलप करना, ठीक है, इंश्योर ये किया जाए कि हर एक काम जो किया जा रहा है वो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है, वो सारा काम देखना IATA का ही यहाँ पे काम यहाँ पे रहता है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1945 में हवाना क्यूबा में। एंड इसके हेडक्वार्टर्स आपको मॉन्ट्रियल कनाडा में देखने को मिल जाएंगे। अब ये जो IATA है ना, दरअसल में ये एक रिपोर्ट निकालता है, दैट इज वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टेटिस्टिक्स, ठीक है ना। और इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम बात करें दुनिया की, तो USA सबसे बड़ी मार्केट है एविएशन के अंदर। फिर दूसरे नंबर पे आपको चाइना देखने को मिल जाएगा, तीसरे पे आपका UK है, चौथे पे आपको स्पेन देखने को मिल जाएगा, एंड पांचवें पे आपको भारत देखने को मिल जाएगा। पहले भारत पीछे था, पर कई सालों के अंदर हमने बहुत, हमारे यहाँ पे एयरलाइन इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से ग्रो करी है। एंड दैट इज़ वाई इंडिया अब पांचवी सबसे बड़ी एविएशन मार्केट यहाँ पे बन चुका है। आप नोटिस कर पाओगे कि लगभग 241 मिलियन टोटल पैसेंजर्स हमारे ग्लोबली आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि जापान को भी हम यहाँ पे बीट कर चुके हैं। तो डोमेस्टिक पैसेंजर्स आपको 211 मिलियन देखने को मिल जाएंगे, जो कि 11% का इजाफा है पिछले साल के मुकाबले में। अब दुनिया भर की बात करें ना, तो जीजू से सियोल, ये जो साउथ कोरिया में है, ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का बिजिएस्ट रूट माना गया है। और भारत में मुंबई से दिल्ली, ठीक है, ये 7th बिजिएस्ट एयरपोर्ट पेयर है। क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे मुंबई दिल्ली से लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं एक दूसरी जगह के ऊपर, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, ये काफ़ी ज़्यादा बिजी आपको रूट आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर हम बात करें तो प्रीमियम इंटरनेशनल ट्रैवल में भी हमने यहाँ पर 11% का हमें एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रीमियम जो आपकी मार्केट है यूरोप के अंदर है, उसके बाद मिडल ईस्ट हो गया, ठीक है, और इंडिया ने भी 11% के आसपास ही इजाफा यहाँ पे देखने को मिला है। सरकार की तरफ से दोस्तों बहुत सारी स्कीम्स यहाँ पे स्टार्ट हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उड़े देश का आम नागरिक, जो उड़ान, इसके अलग अलग वर्जन आ गए हैं, उड़ान 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0। इन सब ने इंश्योर ये किया है कि एक तो फ्लाइट आपकी अफोर्डेबिलिटी हो पाए, एंड साथ ही साथ टीयर 2, टीयर 3 जो कहीं ना कहीं थोड़े वहाँ पे कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पर भी कनेक्टिविटी बेहतर करी जा पाए। ये उड़ान के आपको इनिशिएटिव देखने को मिल जाएंगे। तो 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने यहाँ पे उड़ान को लॉन्च किया था, ताकि रीजनल कनेक्टिविटी हम यहाँ पे बढ़ पाए। साथ ही साथ जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है ना, तो वायबिलिटी गैप फंडिंग के माध्यम से भी यहाँ पर चीज़ें इंप्लीमेंट करी जाती हैं। देखो कई बार पता क्या होता है, कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो शायद उतने ल्यूक्रेटिव ना हो, राइट, उनको लगे कि यार टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज़ में क्यों ही एक एयरपोर्ट खोलना, क्यों ही उन एरियाज पे फ्लाइट चलाना, उससे तो नुकसान ही होगा, राइट। पर ऐसे केस में देखो कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए कई बार अगर हमें लगता है कि खर्चा ज़्यादा होने के बावजूद भी वहाँ पे कनेक्टिविटी से लोगों को फ़ायदा होगा, तो वो भी चीज़ें हम कर रहे हैं। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करी जा रही है। प्लस एट द सेम टाइम 100% FDI अलाउड है अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर द ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स वो होते हैं जिनको बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल स्क्रैच से जहाँ पे आपको बनाया जा रहा है, तो उसमें 100% FDI हमने यहाँ पे अलाउ कर रखी है। जैसे फॉर एग्जांपल नोएडा, नवी मुंबई, ये अंडर इम्प्लीमेंटेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों बात करें इंडियन एयरलाइंस की, तो इंडियन एयरलाइंस में ज़्यादातर जो एयरक्राफ्ट यूज़ होते हैं
वो बोइंग 737 है एंड उसके अलावा एयरबस A320 और एयरबस A321 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ बातें थी रिगार्डिंग द एविएशन मार्केट जिसके रिगार्डिंग हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। अगला हमारे सामने जो टॉपिक है वो है IEMI, दैट इज इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स। अब पहली बात तो ये इंडेक्स रिलीज कौन करता है? द आंसर इज नीति आयोग। ठीक है, तो अब इस इंडेक्स के माध्यम से हम क्या देखते हैं? देखो जैसा नाम में है ना इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कौन सा स्टेट और कौन सा यूटी कितना अच्छा काम कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट करने के लिए। क्योंकि आप अंडरस्टैंड ये करो, आने वाले समय में ईवीज बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो ऐसे केस में क्या लोग उस स्टेट के अडॉप्ट कर रहे हैं ईवीज को या नहीं कर रहे? प्लस एट द सेम टाइम जो आपका ईवीज का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या उस एरिया में या उस स्टेट में अच्छा है या कम है? प्लस एट द सेम टाइम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना काम किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी किस तरह से है। तो हर एक चीज़ यहाँ पे देखी जाती है नीति आयोग के द्वारा एंड उस तरह से यहाँ पर ये इंडेक्स यहाँ पे निकाला जाता है। इससे हमें कहीं ना कहीं अपने आप को बेहतर करने के लिए आपस में स्टेट्स के बीच में एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जिसको हम बोलते हैं यानी कि हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए ये मदद करता है। तो इस तरह से टोटल 16 इंडिकेटर यहाँ पे देखे जाते हैं एंड आप नोटिस कर पाओगे कि दिल्ली, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ यहाँ पे इन तीनों ने यहाँ पे टॉप किया है इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर और ये फ्रंट रनर की तरह यहाँ पे सामने आए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि इसकी थीम्स वही हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का रेडी होना, ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस प्रोग्रेस कितनी ज़्यादा है, ईवी के रिगार्डिंग रिसर्च कितनी ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। ठीक है, तो एक तरह से कंपैरिजन हमें देखने को मिल जाएगा कि कौन काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन पीछे रह रहा है, कैसे कैसे और चीज़ें बेहतर करी जाती हैं। ठीक है ना, तो भारत का जो टारगेट है 30% ईवी पेनिट्रेशन बाय 2030 और हमने नेट जीरो टारगेट जो अचीव करना है 2070 तक, उसको अचीव करने के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसके लिए आपस में मिलकर प्लानिंग होगी तो चीज़ें और बेहतर ढंग से करी जा सकती हैं। राइट दोस्तों, तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमें डिस्कस करने थे। अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस की। 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको होमवर्क आज मिलेंगे एंड 2 क्वेश्चंस का आंसर जो लास्ट वीक मैंने दिए थे उनको मैं डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको मुझे कमेंट्स में बताना है वो आपके सामने ये रहा, इसको आप पढ़िएगा, बताइएगा आप में से किसका सही आंसर क्या होना चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके सामने यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसको भी आप यहाँ पे ट्राई करके मुझे इसका सही आंसर बता सकते हो। लास्ट वीक मैंने आपको होमवर्क दिया था कि कैपिटल बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। देखो आप लोग जानते होंगे जब हम बात करते हैं ना बजट की, तो बजट के अंदर एक तो आपका रेवेन्यू कंपोनेंट आ जाता है, राइट, और एक आपका आ जाता है कैपिटल बजट। जब हम दोस्तों बात करते हैं ना कैपिटल बजट की, तो इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो कहीं ना कहीं एसेट या लाइबिलिटी पे इम्पैक्ट करती हैं। प्लस नॉर्मली ये जो चीज़ें होती हैं ना ये कहीं ना कहीं मोस्टली रेकरिंग होती हैं, ठीक, सॉरी, मोस्टली ये नॉन रेकरिंग होती हैं एंड साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे इनका इम्पैक्ट जो होता है वो लंबे समय तक होता है। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये एसेट लाइबिलिटी में चेंजेस लेके आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लेट्स से सड़क बनाने के ऊपर इस तरह से आप खर्चा कर रहे हो तो वो आपका एसेट बन रहा है, लिखा भी हुआ है यहाँ पे साफ साफ एसेट, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है, इट इज़ नथिंग। तो ये बिल्कुल आपका कैपिटल बजट के अंदर ही आएगा। प्लस एट द सेम टाइम अगर मान लीजिए फॉरेन गवर्नमेंट से लोन रिसीव किया जा रहा है तो डेफिनेटली वो भी इम्पैक्ट करता है, वो लाइबिलिटी ही है एक तरह की। बाकी अगर आप लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांट करते हो तो उस केस में आपका ये एसेट बन के सामने आता है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये कैपिटल बजट का ही हिस्सा होंगे। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था रिगार्डिंग FSDC, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। देखो आप लोग जानते होंगे कि दरअसल में ना 2010 के अंदर क्या होता है, FSDC यहाँ पे बनाई जाती है। उसका पर्पस यही था कि FSDC के माध्यम से हमारे अलग अलग जितने सारे अलग अलग रेगुलेटर्स हैं, ठीक है ना, हमारे फाइनेंशियल सेक्टर को जो देखने वाले हैं उन सबको हम एक साथ में लेकर आए। तो आप नोटिस कर पाओगे इसमें आपको फाइनेंस मिनिस्टर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें RBI, ठीक है ना, आपका सेबी, इरडा, PFRDA, ये अलग अलग आपके जो रेगुलेटर्स होते हैं वो सारे इसका पार्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो एक्चुअल में अगर हम बात करें ना क्या ये नीति आयोग का ऑर्गन है, नहीं। देखो आपका FSDC 2010 में बना, नीति आयोग तो 2015 में आता है, तो ये स्टेटमेंट तो अपने आप में बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगी। बाकी दूसरी जो बात कह रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर हेड करते हैं, दैट इज करेक्ट। बाकी ओवरऑल इकोनॉमी का सुपरविजन करना इसकी जिम्मेदारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो सेकंड थर्ड यहाँ पे आपको ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल ठीक देखने को मिलता है। राइट दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। बाकी जैसा मैंने आपको बताया था इसकी जो PDF होगी आप सबको मेरे टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे मिल जाएगी।
तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू सो मच।